Hi friends, today I will discuss some important questions of B.Ed paper 6 Gender School and Society. एग्जामिनेशन अभी काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं तो अभी थोड़े से टेंशन रहती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वही डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ मेल इन होम एंड द रोल ऑफ फीमेल इन फैमिली। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ कि हिंदी में इस क्वेश्चन की क्या मीनिंग है। घर में पुरुष की भूमिका तथा परिवार में नारी की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो घर में पुरुष की भूमिका किस तरह से होती है, हम लोग जानते ही हैं कि एज ए प्रोवाइडर जो है होता है मीन्स मेन जो होते हैं एक गुड प्रोवाइडर होते हैं जो कि फैमिली को फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और एक जो पुरुष होता है उसकी ये भूमिका होती है कि वो हमेशा यही कंट्रीब्यूट करता है कि वो इमोशनली, स्पिरिचुअली या फिज़िकली जो है या मेंटली एक परिवार को हर तरह से वो सारी सुविधाएं दे सके। तो इसके लिए उसके लिए फिनेंशियली वो साउंड होना बहुत ज़रूरी है। और वो कि हमेशा यही प्रयास उसकी रहती है कि वो सारी सुविधाएं जो हैं एक परिवार को दे सकें, चाहे वो इमोशनली हो या फिज़िकली हो या मेंटली हो। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टर। घर में जो पुरुष होते हैं वो एक प्रोटेक्टर का काम करते हैं, वो हमेशा रक्षा करते हैं, एक रक्षक के रूप में पुरुष को माना जाता है। थर्ड है एज अ लीडर। जो लीडर हैं वो एक घर के सबसे बड़े लीडर होते हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं घर में, उन सारे प्रॉब्लम्स को जो है परिवार में एक पुरुष ही जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जो घर में पुरुष की भूमिका है वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद है आपकी वुमेन की क्या भूमिका होती है परिवार में। तो वुमेन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है एज अ वाइफ। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो एक हेल्पमेट या पार्टनर के रूप में काम करती हैं और वो अपने सारी खुशी को जो है वो सेक्रीफाइस कर देती हैं, अपने एम्बिशंस को सेक्रीफाइस कर देती हैं, जिससे कि परिवार के किसी में किसी तरह की तनाव नहीं आए और किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। और वो हमेशा अपने परिवार की जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरी करने की वो हमेशा कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है आपका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडर ऑफ द हाउस होल्ड। वो सारे हाउस होल्ड वर्क को भी अच्छी तरह से निभाती हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सारे फैमिली मेम्बर्स को ड्यूटीज़ जो हैं असाइन करती हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, जिससे कि वो अपने टास्क को फुलफ़िल कर सके एक टाइम के अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो भी मील्स हैं जो प्रिपेयर करना, उनको अच्छी तरह से मील प्रिपेयर करके सर्व करना, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स या केयर ऑफ़ क्लोथ्स, फर्निशिंग करना या मेंटेनेंस करना हाउस का, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पॉइंट है कि एज अ मैनेजर ऑफ फैमिली इनकम। और वुमेन जो होती हैं वो हमेशा यही चाहती हैं कि जो भी बजट बने वो सरप्लस बजट बने इंस्टेड ऑफ डेफिसिट बजट, और जो बजट बने उसमें अधिक से अधिक गेन हो सके, है ना। उनका जो है ये हमेशा यही व्यू रहता है कि जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं मनी, उसमें अधिक से अधिक जो है बचत हो सके। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रख कर वो कोई भी बजट बनाती हैं और इसको वे अपने व्यू में हमेशा रखती हैं कि जो भी हम बजट बना रहे हैं, फैमिली बजट बना रहे हैं, वो अधिक से अधिक उसमें हमें गेन हो सके। तो इस तरह से जो एक वाइफ की भूमिका या एक नारी की भूमिका परिवार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियन कल्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रोल, एक्सप्लेन एंड गिव द रेमेडीज फॉर दिस। मीन्स भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी कौन सी चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संस्कृति में जो है लैंगिक भूमिका संबंधी बहुत सी चुनौतियां हैं जो हम ये निम्नलिखित है जिसको मैं स्पष्ट करने जा रही हूँ कि सांस्कृतिक संक्रमण के द्वारा संस्कृति में कुछ बुराइयां जो हैं वो समाविष्ट हो गई हैं और सांस्कृतिक मूल्यों का आश्रय लेकर भी स्त्रियों के प्रति असमानता का व्यवहार किया जाता है। सांस्कृतिक जड़ता के कारण स्त्री शिक्षा और समानता अवरुद्ध हो रही है। सांस्कृतिक विलंबना के कारण भी चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा प्रभावित होती है। सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण का कार्य जो है समुचित रूप से संपन्न न होने के कारण चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता एवं शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है, या सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता जो है वो भी प्रभावित हो रही है। तो इन चुनौतियों को हमें दूर करना है। इसमें संस्कृति की ये भूमिका होनी चाहिए कि स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापना करना चाहिए, व्यापक तथा उदारता होनी चाहिए संस्कृति में।
उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, क्योंकि यदि संस्कृति जड़ हुई और गतिशील नहीं हुई तो उसमें बुराइयाँ जो हैं वो कभी भी दूर नहीं हो पाएंगी। संस्कृति जो है वो सहिष्णुता होनी चाहिए, उसमें चरित्र निर्माण तथा नैतिकता होनी चाहिए तथा स्वाभाविक शक्तियों का विकास होना चाहिए। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं, तो ये हम कम से कम 3 to 4 पेज जो है हमें डील करना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर हम दे रहे हैं कि वो पॉइंट वाइज हैं, क्योंकि ईजिली होते हैं कि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप किस तरह से पॉइंट को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि आप जानते भी हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स पितृसत्तात्मक समाज, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पितृसत्तात्मक समाज से क्या तात्पर्य है। तो पितृसत्तात्मक समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से जहाँ पिता के पास संपत्ति रहती है और पिता से ही सत्ता का हस्तांतरण जो है वो पुत्र की ओर जाता है। अर्थात जो पितृप्रधान समाज में है, पिता और पुत्र की ही प्रधानता होती है, अर्थात संपूर्ण अधिकार का केंद्रीकरण और जो भी निर्णय होता है, वो जो निर्णय शक्ति होती है वो पुरुषों के हाथ में ही निहित रहती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है वो पितृवंशीय रही है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस व्यवस्था में केंद्र में जो है पुरुष ही होते हैं, घर तथा बाहर के निर्णय में पुरुष ही करते हैं, एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आदि गतिविधियों के केंद्र भी पुरुष ही होते हैं। और स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के हर कामों में उनकी सहभागिनी होती है और उनकी अनुगामिनी होती है, मीन्स उनके हर कार्य को मानती है। घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर इस व्यवस्था के द्वारा बालक और बालिकाओं और स्त्री पुरुषों के मध्य भेदभाव किया जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा बालकों को शिक्षा को बालकों की शिक्षा को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है और आर्थिक व्यवस्था की पूर्ति जो है एक पुरुष के द्वारा ही पितृसत्तात्मक समाज में की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप डील वाइज इस तरह से पॉइंट को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल एजुकेशन, मीन्स बालिका शिक्षा के सुधार हेतु क्या आवश्यक सुझाव हैं, इनके बारे में हम लोग को लिखना है कि बालिका शिक्षा के जो सुधार हैं उनके लिए हम लोग क्या आवश्यक सुझाव दे सकते हैं, उसके क्या महत्व है, उनके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, ये हमें डील करना है। तो ये हम लोग जानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा में जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक सुशिक्षित लड़की जो है वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की जो है विभिन्न क्षेत्र में पुरुषों के काम को साझा कर सकती है। एक शिक्षित लड़की होती है, उसकी अगर कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो वो देश की सेवा जो है वो एक लेखक के रूप में, अगर नहीं करते हम उसकी शादी, अगर कम उम्र में कर देते हैं तो उसकी शिक्षा जो है बाधित हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी शादी नहीं करते हैं तो वो एक लेखक बन सकती है, वकील बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है, वो वैज्ञानिक बन सकती है और इस तरह से वो देश की सेवा कर सकती है। अर्थात महत्वपूर्ण कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ पर वो अपनी पूरी तरह से वो उस कार्य को वो फुलफिल कर सकती हैं। वहाँ पर वो अपना जो भी वर्क है वो वर्कआउट जो है वो दिखा सकती हैं। आर्थिक संकट के इस युग में जब लड़कियों के लिए जो है शिक्षा एक वरदान है और आज के मध्यम वर्गीय परिवार में जो है ज़रूरतों को पूर्ण करना वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है। तो शादी के बाद अगर लड़की जो है अगर अपने हस्बैंड के साथ अगर कोऑपरेट करती है और वो घर के कामों के साथ साथ अगर बाहर का भी काम करती है, सपोर्ट करती है, उनको आर्थिक रूप से भी, फिनेंशियली भी अवसर पड़ती हैं, तो नेचुरल है कि जो परिवार का जो बोझ है वो कम हो जाता है। तो शिक्षा जो है महिलाओं के सोच के दायरे को भी बढ़ाता है और इससे बच्चों की जो परवरिश है वो भी अच्छे से कर सकती हैं। तो इस तरह के सुझाव आप बालिका शिक्षा के सुधार के लिए दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉजेज़ ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, क्योंकि हम लोग पहले ही इस चीज़ को पढ़ते हैं कि लिंगी विभेद से क्या तात्पर्य है, मीन्स लिंगी विभेद के क्या कारण है, लिंगी विभेद से क्या तात्पर्य है और लिंगी विभेद के क्या कारण है। तो लिंगी विभेद के प्रमुख कारण में है उसकी मान्यता एवं परंपरा, जो कि हम लोग जानते हैं कि बालक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार में अगर एक बालक होता है तो वो ऐसा समझा जाता है कि अगर पिंड या श्राद्ध आदि कार्य यदि पुत्र के हाथों संपन्न किए जाते हैं तो वो उससे नरक की मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को जो है वंश चलाने का अधिकार जो है पुरुषों को ही दिया गया है। तो ये भी माना जाता है कि अगर पुत्र होगा तो वंश चलाने का अधिकार पुरुषों को ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त जागरूकता का अभाव है। जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेदभाव जो है समाज में उपजता है, जिसके कारण बालिका शिक्षा जो है बाल बालिकाओं की शिक्षा में जो है वो भेदभाव देखने को मिलता है, उनके पोषण में भेदभाव देखने को मिलता है। और
तीसरा आपका पॉइंट है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है दोषपूर्ण है, जिसके कारण शिक्षा का प्रबंध जो है व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से नहीं हो पाता है। विशेषतः बालिकाओं के सम्मान में जो है शिक्षा अव्यवहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसे का व्यय जो है होता है वो भरपाई नहीं हो पाती है। अतः बालिकाओं की शिक्षा जो है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा प्रणाली भी है वो हमारी दोषपूर्ण है, जिसमें कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं, बालिका शिशु विद्यालयों का अभाव है। तो नेचुरल है कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं, जो मान्यताएं या परंपराएं हैं या जागरूकता का अभाव है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, बालिका विद्यालयों का अभाव है, विद्यालय जो हैं वो दूर हैं, ग्रामीण जगहों में जहाँ पर गांव है वहाँ पर विद्यालयों की कमी है, बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों का प्रबंध नहीं है, आवश्यक विद्यालयों की कमी है, अशिक्षा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका शिक्षा, जो कि आपको डील करना है कि भारतीय समाज में जो है शिक्षा इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि शिक्षित व्यक्ति जो हैं वो एक मिथक अंधविश्वासों से जो है वो उनके अंदर रहती है कि लड़कियों को पढ़ाना बेकार है। तो परिणाम तो वे जो लड़कियों को फालतू समझते हैं कि उनके पीछे क्यों हम पैसा खर्चा करें, उनको क्यों पढ़ाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशिक्षित शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लैंगिक विभेद के कारण को हम लोग इस तरह से डील कर सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोल ऑफ स्कूल इन रिमूविंग जेंडर इनइक्वालिटी। मीन्स लिंगीय असमानता को दूर करने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है ना। तो लिंगीय असमानता को दूर करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि विद्यालय जो है उनका प्रमुख रूप से यही मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वे उस विद्यालय से हमें स्व अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास हो, कुशलता दिलाना, लोकतंत्र की सफलता दिलाना, आदर्श नागरिक बनाना, ये सारे जो हैं विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। विद्यालय में जो है किसी भी आधार पर भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए और इसी से जो है बालक में सामूहिकता की भावना का विकास होगा। सह शिक्षा के द्वारा बालक तथा बालिकाओं के मन में प्रारंभ से ही सहयोग और आदर की प्रवृत्ति का विकास होगा। विद्यालयों में पाठ्य सहगमी क्रियाओं में आयोजन द्वारा समूह की भावना विकसित होगी। विद्यालय में सामूहिकता की भावना पर बल देने के लिए सामूहिक क्रियाकलाप जो है संपादित किए जाने चाहिए। विद्यालय में प्रेम तथा भ्रातृत्व के गुणों पर विकास पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे सामूहिकता की भावना विकसित हो सके। विद्यालय वातावरण की सफलता, सफल संचालन और शिक्षण सामूहिकता के बिना अपूर्ण है, अतः स्वयं में यह आदर्श उदाहरण है। विद्यालय में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में वर्णित सामग्री को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि सुनिश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह जो विद्यालय का जो भी भूमिका है वो इस तरह की भूमिका अगर होगी तो नेचुरल है कि बच्चों का विकास जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। तो विद्यालय की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है चुनौतीपूर्ण लिंग के संबंध में। विद्यालय की भूमिका चुनौतीपूर्ण लिंग के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा का दृष्टिकोण भी व्यापक एवं उदार होना चाहिए और शिक्षक को चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता और सशक्त भूमिका की सुनिश्चितता एवं आवश्यकता और सरकारी कानूनी प्रावधानों से भी कक्षा में परिचित कराना चाहिए, जिससे कि बालक बालिका जो हैं वो परिचित हो सकें और इस तरह के जो भी कानूनी प्रावधान है वो अपने समझ सकें। शिक्षकों को बालकों की भांति बालिकाओं में भी नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए। शिक्षकों को चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता और सकारात्मक भूमिका के प्रस्तुतिकरण के लिए जागरूकता लानी चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण कार्य का संपादन केवल नौकरी करने के भाव के कारण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण और आदर्श नागरिकों के विकास के बोधयुक्त होना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट जो हैं हम लिख सकते हैं कि लैंगिक असमानता को दूर करने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन कल्चर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं कुछ आएंगे आप लोगों के, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि कल्चर को डिफाइन कीजिए। कल्चर में संस्कृति, संस्कृति जो है सबका प्रयोग जो है वो इसका तात्पर्य है कि नवीन सृजन या व्यवहार के प्रतिमान का विकास। मीन्स संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं। संस्कृति जो है कुछ विशेषताएं हैं। संस्कृति एक जटिल प्रक्रिया है। संस्कृति एक सामाजिक वस्तु है। संस्कृति का हस्तांतरण में विकास होता है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूरक होती है। संस्कृति मानवीय समाज में पाई जाती है। यह गतिशील होती है एवं व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिकरण में सहायक होती है। संस्कृति की जो प्रकृति है वो अर्जित है, ये सामाजिक है, ये उपयोजनात्मक है एवं आवश्यकताओं की पूरक है। तो स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्य जो है उसका विकास होना चाहिए। व्यापकता तथा उदारता दिखानी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, इसमें सहिष्णुता होनी चाहिए, चरित्र निर्माण तथा नैतिकता का भावना होना चाहिए, सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए,
स्वाभाविक शक्तियों का विकास होना चाहिए, समाज सुधारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता का विकास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्तव्य बोध की भावना का विकास होना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट जो है हमें इसमें डील करने हैं कि संस्कृति में क्या क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स जेंडर रूढ़िवादिता। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा है कि साधारणतः जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं हमारे समाज में, जिसका कोई तर्क नहीं है या कोई वैज्ञानिक उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसकी जांच किए बिना हम लोग अब एक धारणा को बना लेते हैं, उसे ही हम लोग रूढ़िवादी धारणा या मान्यता कहते हैं। जैसे बालक बालिकाओं के क्षेत्र में जो है हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला जाता है कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, तो वो उनको पढ़ाना बिल्कुल फिजूल खर्ची है। तो क्योंकि वो पढ़ाने के बाद भी उन्हें सिर्फ चूल्हा चौकी ही संभालना है, अपने घर परिवार को ही देखना है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त वही कन्यादान की धारणा के अंतर्गत समाज ने कन्या को एक वस्तु के रूप में मान लिया है, जो कि ऐसा माना जाता है कि कन्यादान अगर कर दिया गया तो फिर से कन्या को उस घर में जो है वैसा स्थान नहीं, अपने मायके में वैसा स्थान नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त घरेलू क्षेत्र में भी भारतीय पारंपरिक समाज में यह आम धारणा है कि खाना पकाना, पति की सेवा करना या बच्चों की देखरेख करना ही महिलाओं का काम होता है। महिलाएं जो हैं बड़ों के सामने मुँह नहीं खोल सकती हैं, उन्हें पर्दा में रहना है, जो कि बिल्कुल औचित्य नहीं है। और लड़कों के संबंध में इस तरह की कोई धारणा नहीं है। इसी तरह ये भी धारणा देखने की मिलती है कि विधवा जो है वो शुभ कार्य में भाग नहीं ले सकती, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनना है हमेशा, और उन्हें अच्छे भोजन नहीं लेने हैं। स्वास्थ्य में पोषण के संबंध में भी इस तरह की धारणाएं देखने को मिलती है कि लड़कियों को अच्छा खाना पीना नहीं दिया जाता है, बल्कि लड़कों को अच्छा खाना पीना दिया जाता है। तकनीकी क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है कि समाज में तकनीकी क्षेत्र में अधिकतर लड़कों को जो है बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है लड़कियां जो है तकनीकी क्षेत्र में नहीं जा सकती हैं, वो उनमें उतनी क्षमता नहीं होती हैं, या उन्हें विज्ञान या गणित में कमज़ोर माना जाता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो इस तरह की जो स्टीरियोटाइप हैं ये हमें परिवार से ही देखने को मिलता है, हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप को जो है हम लोग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन प्रोविज़न फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण हेतु एक उपाय आपको लिखना है। एक उपाय जो है वो लिखने हैं कि महिला सशक्तिकरण हेतु किस तरह के उपाय हमारे समाज में किए गए हैं। तो महिला सशक्तिकरण हेतु बहुत से उपाय किए गए हैं, जैसे आर्थिक समानता के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम जो कि 1996 में किया गया था, सती निषेध अधिनियम 1987 में किया गया था, विवाह कानून अधिनियम 1976 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में, घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक जो कि 2005 में बनाया गया, बाल विवाह प्रतिषेध 2006 में, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वस्थ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के महिला विषय कार्यक्रम, जन शिक्षण संस्थान एवं किशोरी बालिका योजना। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं जिसके माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। और इनके बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, तो इस तरह की योजनाओं के माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो सुझाव हैं कि स्कूल स्तर पर लड़कियों की जो है प्रौढ़ नारियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना, नारी शिक्षा के सुधार एवं विस्तार संबंधी नीतियों, लक्ष्यों, कार्यक्रम तथा प्राथमिकता को सुझाव देना, लड़कियों और नारियों की शिक्षा में सर्वोत्तम ऐच्छिक प्रथाओं के प्रयोग के साधन बनाना, नारी शिक्षा के संबंध में जनता को सुशिक्षित करने के उपाय बनाना, एवं समय समय पर प्राप्त उपलब्धियों के मूल्यांकन का सुझाव देना और उनके कार्यान्वयन को प्रगति को देखभाल करना। तो इस तरह से आंकड़े जो हैं तैयार किए गए हैं। इसके बाद जो है आपका ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग मीन्स
इनको संक्षेप में आपको लिखना है इस तरह के क्वेश्चंस को, जो कि कंसेप्ट ऑफ जेंडर है। जेंडर का कंसेप्ट तो आप जानते ही होंगे कि जेंडर क्या है। जेंडर स्त्री और पुरुष की व्यवहारगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करता है। साथ ही ये स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्व की ओर इंगित करता है, जिन्हें परिवार, समाज एवं संस्कृतियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के द्वारा अपेक्षित व्यवहार एवं आवृत्तियों को समाहित करता है। इसे समाज को बांधे रखने का एक आधारभूत या मूलभूत नियम भी हम लोग मान सकते हैं। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरुषत्व और नारीत्व, पुरुषत्व और नारीत्व क्या होता है ये भी आप लोग जानते ही होंगे। पुरुषत्व में किस तरह की भावना होती है, पुरुष में किस तरह की भावना होती है, स्त्रियों में किस तरह की भावना होती है, ये भी हम लोग डील कर चुके हैं। तो पुरुषत्व में है कि शारीरिक परिवर्तन होता है, पुरुषत्व के गुण होते हैं, आवाज़ में गंभीरता आती है, उनमें पारिवारिक दायित्व का बोध आता है, पारिवारिक निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, निर्णय शक्ति का विकास होता है, सामाजिक कठोरता तथा मानसिक दृढ़ता आती है। जबकि नारीत्व के गुण होते हैं कि वाणी में कोमलता आती है, श्रृंगार के प्रति उनमें आकर्षण होता है, मातृत्व और दया का भाव होता है, संकोच का भाव होता है, उनमें कुछ गंभीरता आती है, घरेलू कार्य में वो हाथ बटाती हैं और खेलकूद के प्रति रुचि कम आती है। तो ये हो गया मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इसके बाद है आपका जेंडर इनइक्वालिटी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जेंडर आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय सोशल एनवायरनमेंट, जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट in the light of role of family and media with suitable example। तो समाज तथा समाजीकरण में जो है वो परिवार की किस तरह से की भूमिका होती है एवं मीडिया की किस तरह की भूमिका होती है, और जो समाज जेंडर आइडेंटिटी है वो क्रिएट होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट में ही। तो इसमें परिवार की किस तरह की भूमिका होती है ये हमें लिखना है। तो परिवार की भूमिका ही होती है कि हमारे समाज तथा समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है वो समाज की विशेषता ही होती है कि समाज को हम लोग विभिन्न तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है जो कि सदैव बदलता रहता है, एवं ये एक संघ है, एक संगठन है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबद्ध रहते हैं। तो समाज में जो है परिवार की भूमिका जो होती है कि वो यही होती है कि वो सर्वांगीण विकास का कार्य करता है। परिवार में बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का कार्य जो है संपन्न किया जाता है, और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उसका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास भी होता है। समानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, शिक्षा के समान अवसर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे यदि भोजन और वस्त्र थोड़ा कम पर शिक्षा में जो है बालिकाओं की समानता परिवार ही सुनिश्चित करता है। व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है। लिंगीय महत्व से अवगतिकरण किया जाता है। साथ साथ रहने एवं कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जैसे परिवार की नींव आपसी सहयोग एवं समझदारी से ही होती है, परंतु बालकों को कार्य के उत्तरदायित्व न देकर सारे घरेलू कार्य बालिकाओं को सौंप दिया जाता है, जिससे कि बचपन से ही जो है बालक स्वयं को घर का मालिक समझता है। और परिवार जो है परंतु परिवार का समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि वृद्धि एवं सांस्कृतिक गतिशीलता के लिए ये उत्तरदायी होता है कि वो बालक तथा बालिकाओं को प्रारंभ से ही उनके आयु के अनुरूप कार्य दें एवं उनके ऊपर कोई पक्षपात न करें। पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्व में समान सहभागिता, हिंसा युक्त व्यवहार निषिद्ध, सामाजिक वातावरण में बदलाव एवं अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार, इस तरह के पॉइंट जो हैं परिवार की भूमिका होती है कि उसमें उत्तम चरित्र तथा व्यक्तित्व के निर्माण की शिक्षा देनी चाहिए तथा व्यावसायिक कुशलता की भी शिक्षा देनी चाहिए। अंधविश्वासों को बहिष्कार करने की शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक वातावरण में बदलाव होना चाहिए। हिंसा युक्त व्यवहार निषिद्ध होना चाहिए। पारिवारिक कार्यों में उत्तरदायित्व में समान सहभागिता करनी चाहिए। लिंग महत्व से अवगतिकरण करना चाहिए। व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज डिस्कस किया है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और जो क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने डील किया है थोड़े बहुत आप लोगों को समझ में आ गया कि आंसर्स किस तरह से आप लोगों को देने हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं कुछ और क्वेश्चंस भी बीएड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में डालूँगी, अलग पेपर्स के भी। तो आज जो है आप लोग को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप लोग ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू।